सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हुआ ना तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास। ये सेशन जैसे ही एंड होगा ना, मतलब मुमकिन है अगले 20-25 मिनट में 30 मिनट में हमारी क्लास जब ये एंड होगी, उसके बाद जो 10-15 मिनट का मैं मतलब एक आपको टाइम दूंगा, उसके अंदर आपकी जो भी क्यूरीज होंगी ना, मैं वो क्यूरीज आपके साथ वो करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे मिलकर। तो बाकी आज की जो क्लास है ओके सर जी। वो हम देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, क्या चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले प्रीवियस, और आज हमने क्या करनी है। अच्छा, पहली क्लासेस में मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी आप लोगों को कि आप लोग वो यूट्यूब पे जाके वो वीडियोस देखें मेरी, जो मैंने फंक्शंस के बारे में बनाई हुई है। फंक्शंस को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास से तभी बनेगी जब आप क्लास के बिहेवियर को जानते होंगे, और जो बिहेवियर है वो उसके फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा हमने डेटा मेंबर्स को कल डिस्कस किया। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मतलब अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपके क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल यूज होते हैं वो उसके डेटा मेंबर्स होते हैं। हमने ये भी बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर जो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर हमने ये भी बात की थी कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बुनियादी तौर पर दो जुज या दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसका होता है उसका उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खूबियां ऑब्जेक्ट की, जो कि हम जो रिप्रेजेंट करता है हमारा डेटा मेंबर। दूसरी हमने बात की थी कि जी उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। बिहेवियर क्या बताता है? बिहेवियर ये बताता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका काम क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये किन सिनेरियोज में काम करता है, किन सिनेरियोज में काम नहीं करता। क्लास की हमने डेफिनेशन ये देखी थी, क्लास इज अ मैप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एक सांचा, एक नक्शा, ऐसी चीज जो कि ऑब्जेक्ट बनाने में हमें मदद देती है, वो हमारे पास, उसको हम क्लास कहते हैं। क्लास की सिंपल डेफिनेशन अभी तक बार बार मैं रिपीट करता आ रहा हूँ, सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक क्लास से हम बना सकते हैं, वहां से मतलब ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा देखें, क्लास या क्लासिफिकेशन, इसको थ्योरेटिकली अगर हम समझें तो क्या चीज होती है? आप एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रख देते हैं, उसको आप एक क्लास कह देते हैं। आपने सेट थ्योरी पढ़ी थी। सेट थ्योरी में क्या होता है, आप मतलब कुछ न्यूमेरिक्स लेते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती हैं, उनको मिला मिला के एक सेट बना देते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, देखें, आप लोग अगर मैट्रिक में आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी हो या किसी भी लेवल पे बायोलॉजी पढ़ी हो, तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या कहती है? वो जानदारों को क्लासिफाइड करती है, जिनमें मुख्तलिफ जानदार होते हैं, इंसान भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, कुत्ते, बिल्लियां, शेर, परिंदे, ये सारे। फिर पौधों की एक अलग क्लासिफिकेशन होती है। वो क्लासिफिकेशन कैसे होती है? उनके कुछ खास एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी कुछ खास बिहेवियर होते हैं जिनकी वजह से उनको क्लासिफाइड किया जाता है। मतलब अगर मैं एक मतलब बात करता हूँ, जानवर एक क्लास है, मतलब एनिमल की क्लास है। एनिमल की क्लास है, इसमें दुनिया के तमाम जो एनिमल है ना वो आते हैं। अब मैं थोड़ा सी खास बात करने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी एनिमल की क्लास छोड़ के मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि एक डॉग की क्लास है, मतलब एक ऐसे जानवर की क्लास है जिसको हम कुत्ता बोलते हैं। डॉग की क्लास है, ये थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो गया। एनिमल की क्लास इतनी बड़ी है, उसमें से छोटी सी क्लास हमारे पास डॉग की क्लास आ गई। अब इसको मजीद थोड़ा सा मैं नैरो डाउन करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक जर्मन शेफर्ड नस्ल है। अब दुनिया में जितने भी जानदार हैं, मतलब एनिमल्स हैं, उनमें सबसे पहले हमने फिल्टर लगाया डॉग का। डॉग सारे फिल्टर आउट होके साइड पे हो गए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन यार, नेट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद मेरी तरफ। चलें, आवाज आ रही है जी मेरी सबको? यस सर। जी सर, आ रही है आवाज। फिलहाल आ रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जी एनिमल की क्लास को हमने मजीद नैरो डाउन किया। हमने कहा कि जी डॉग की क्लास है, डॉग की क्लास को हमने मजीद नैरो डाउन किया। मैंने कहा कि जर्मन शेफर्ड एक डॉग में नस्ल, हमने मजीद मतलब वो एक सेट बना लिया या तो कम करते गए। यही सेम चीजें, यही सेम कंसेप्ट
हम यहाँ जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ पेज पे नजर आ रहा है जी स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्लास है। अब अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो ये एक जनरल टर्म है, जेनेरिक टर्म है। मतलब ये है स्टूडेंट मैट्रिक का भी हो सकता है, एफएससी का भी हो सकता है, बीएस का भी हो सकता है, एमएस का भी हो सकता है, पीएचडी का भी हो सकता है। तो अब स्पेसिफिक करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जी स्टूडेंट ऑफ आईटी हब कॉलेज। चले आईटी हब की बात कर लेते हैं। आईटी हब में इस टाइम 4 डिसिप्लिन चल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी वो 4 डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो सीएस है, वो एमआईटी है और वो बीएसआईटी है। अच्छा जी, अगर हम बीएसआईटी या एमएससी आईटी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मजीद इसमें 2 बैच है। वो 2 बैच कौन कौन से हैं जी? वो एक सेशन जो है वो 2019 वाला सेशन चल रहा है, एक उससे प्रीवियस सेशन चल रहा है। इस तरह मतलब आप क्लासिफाइड करते रहते हैं, नैरो डाउन करते रहते हैं डेटा। तो यही कंसेप्ट हम जो है अपने इन चीजों में यहाँ पे वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अच्छा, आज हमने एक पर्टिकुलरली आज जिस चीज पे बात करनी है वो चीज होती है जी हमारे पास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या चीज है? कंस्ट्रक्टर इन अ सिंपल वर्ड, कंस्ट्रक्टर यूज होता है जी किसी भी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। उसके नाम से ही वाजे है। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जिसके जरिए हम जो ऑब्जेक्ट है वो बनाते हैं। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर 2 टाइप का होता है। पहला कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं जरा साथ साथ लिखूं ताकि ये मेमोराइज होता रहे आप लोगों को। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक अगर हुई तो जरा पेशगी में माजरत, क्योंकि मेरा जो ना ज्यादा ध्यान आपको बताने में है। और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया जाता। यानी जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, जब आप किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अच्छा, अगर आपने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट फिर भी बन जाएगा। अगर क्लास में नहीं किया हुआ फिर भी बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जी कंस्ट्रक्टर अगर डिफाइन नहीं किया हुआ तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है? देखिए, हमारी सी प्लस प्लस या जो हमारी ये लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, ये इतनी स्मार्ट है कि अगर कुछ चीजें आप ओमिट कर देते हैं या कुछ चीजों को आप जरूरी नहीं समझते एड्रेस करना, तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट, मतलब कुछ डिफाइंड चीजें हैं, बाय डिफॉल्ट ये अपने तौर पे उनको मतलब बना के और वो कंपाइलर को बताती है और कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जरा सिंपल सी सादा सी एग्जांपल समझिएगा। देखिए, यहाँ पे इंटीजर इंट मेन लिखा हुआ है, इसकी डेटा टाइप इंट लिखी हुई है। अब असूल ये है कि जब भी कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया है ना, उसकी डेटा टाइप का कोई ना कोई वेरिएबल जरूर रिटर्न होता है या कोई ना कोई वैल्यू जरूर रिटर्न होती है। मतलब यहाँ मेन के अंदर रिटर्न 0 या रिटर्न कोई भी इंटीजर लाजमी होना चाहिए। पर यहाँ पे तो हम मतलब जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमने रिटर्न 0 नहीं करवाया। तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है कि ये लैंग्वेज इतनी स्मार्ट है कि कुछ चीजें अगर यूजर ओमिट कर देता है तो ये उसको खुद मतलब इंटरनली उसको प्रोवोक करके या उसको इस पैटर्न पे चला के वो खुद से इंसर्ट करवा के कंपाइलर को बता देती है कि ये चीज एक्यूरेटली काम कर रही है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। मैं कंस्ट्रक्टर पे बात कर रहा था। देखें कंस्ट्रक्टर अब होता क्या? सर जी थोड़ा सा डाउट हुआ। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। आई रिपीट, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती और इसका नाम सेम एज इट इज क्लास के नाम पे होता है। अब जरा देखिएगा, मैं अपना पहले प्राइवेट एरिया में डेटा मेंबर्स को डिफाइन करने लगा हूं। यहाँ पे मैंने फिर वही सेम वही चीजें भी, कोई नई चीज नहीं हम कर रहे। मैं फिर वही पुरानी चीजें, मैंने स्ट्रिंग नेम बोला एक, और दूसरा मैंने इंट रोल नंबर बोल दिया। रोल नंबर ठीक हो गया जी। अब जरा देखिएगा, मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवाऊंगा कंस्ट्रक्टर के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जब भी मेन में ऑब्जेक्ट बने, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा?
पहले उसकी डेटा टाइप क्या है, जो क्लास का नाम होता है, मतलब स्टूडेंट उसकी लिख दी। फिर मैंने ऑब्जेक्ट कुछ भी वेरिएबल, जैसे आप इंट एक्स वाई जेड जो भी लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वन की कन्वेंशन यूज करते हुए मैंने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखें, मैंने S1 किया, अब बाय डिफॉल्ट मतलब इंटरनली एक कंस्ट्रक्टर इवोक हुआ और उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, मैं अब इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी इनहैंस करने लगा हूँ, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे लेके जाने लगा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप S1 के साथ ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं, साथ साथ आप ऐसा करो, ये जो ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ये ऑब्जेक्ट बनता है तो इस ऑब्जेक्ट को ये नाम असाइन कर देना। अब जरा देखिएगा जी, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने लगा हूँ। कंस्ट्रक्टर की मैंने दो चीजें आपको बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। पहली बात, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, वाइड इंट मेन इससे पहले नहीं लिखा जाता। दूसरी बात मैंने कही कि कंस्ट्रक्टर सेम नाम होता है जो कि क्लास का नाम है। जैसे मैंने ये स्टूडेंट लिखा है, एस कैपिटल लिखा है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। लें जी, मैंने ये बनाया कंस्ट्रक्टर। और एक और बात, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट नहीं रखा जाता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हमने क्लास के बाहर यूज करना होता है, तो इस वजह से इसको हम पब्लिक एरिया में लिखते हैं। जरा इसकी इंटेंडेशन भी वैसे रखा करें, जरा कोड पढ़ने में आसानी होती है, कोड खूबसूरत लगता है। वैसे भी अगर आप एक लाइन में भी कोड लिख दें, कोड चल जाता है, पर एक अच्छा प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक कंसिडरेशन ये है कि कोड आपको एक नजर में नजर आना चाहिए कि यानी क्या चीजें क्या क्या हो रही हैं। इस वजह से ये देखें जरा प्रॉपर इंटेंटिंग या जो भी आप करना चाह रहे हैं ना, कोड को जरा आसान। अब देखें, यहाँ पे मैं इस फंक्शन में कुछ फंक्शनैलिटी डिफाइन करने लगा हूं। मैंने कहा नेम जैसे ही हो, इसको वैल्यू असाइन हो जाए डिफॉल्ट, और रोल नंबर जैसे ही मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बने तो रोल नंबर को वैल्यू असाइन हो जाए 01। ठीक हो गया जी। अब जरा देखिएगा जी, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं एक फंक्शन ऐसा बनाने लगा हूं जिसमें हमारे पास नेम की और रोल नंबर वैल्यू जो हमारे पास वो शो हो जाए। मैंने कहा जी, एक वाइड शो टाइप का या डिस्प्ले टाइप का या जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, आई वोंट माइंड, वो आपने बना दिया। इसमें आपने सी आउट कर दिया। जस्ट अ मिनट जी, क्वेश्चन आया। रोल नंबर ये क्या पूछना चाह रहे हैं जुनेद रजा आप? अच्छा, एन कैपिटल है, ठीक हो गया जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी, ठीक हो गया जी। सी आउट स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर, ये टर्मिनोलॉजी साथ साथ याद करते रहा करें। ये इनका क्या मतलब है, ये जो डबल लेस देन का मार्क मैंने लगाया ना, इसको कहते हैं स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। और सी आउट स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर, तो मैंने कहा जी आप ऐसा करो, नेम जो है ना वो प्रिंट करवा दो। यार नेम प्रिंट करवाने से पहले थोड़ा सा मतलब प्रॉपर वे से काम कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिख दो नेम इज प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। अब आपने साथ कुछ कंकैटिनेट भी करवाना है, साथ मतलब और जोड़ना है, या तो आप इसको सीन यहाँ पे कर दें, उसके बाद सी आउट दोबारा लिख लें। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, इसी लाइन को आप कॉपी कर लें और यहाँ पे नीचे आके इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, इस नेम के बाद स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर आएगा, ये बात याद रखिएगा। और फिर स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर यहाँ पे एंड लाइन कर दें, मतलब ये होगा कि यहाँ पे लाइन एंड हो जाएगी। ये सारा आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, दो लाइन में, जरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब हमें पढ़ना आसान हो। रोल नंबर इज, और यहाँ पे आप रोल नंबर प्रिंट करवा दें। रोल नंबर हमारा क्या है कि हमारा रोल नंबर ये वेरिएबल होल्ड किए हुए है। और इससे पहले स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर, मतलब जब भी आपने स्ट्रिंग या कुछ भी कंकैटिनेट करवाना है ना, आपस में जोड़ना, तो उसके लिए स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर आपने लाजमी करना। अच्छा जी, अब देखें, मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और मैंने रोल नंबर उसको बना दिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ। अब देखिएगा जी जरा, अब मैं इसकी वैल्यू सेट नहीं करूंगा। बाय डिफॉल्ट मैंने उसको कंप्यूटर को ये बता दिया, भाई आप ऑब्जेक्ट बना तो रहे ही हो, साथ साथ ऐसा करो इनको वैल्यू भी असाइन कर दो। ये सेम एज इट इज वही एग्जांपल है कि बाजार से आप दही लेने जा रहे हो, साथ आपको ये भी कहा जाता है कि यार ये दही तो लेने जा ही रहे हो, साथ उस दुकान से थोड़ा सा दूध भी ले आना। तो यही चीज जो है ना एग्जैक्टली मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि आपने बना दिया, बनाने के बाद इसको वैल्यू भी असाइन कर दो। अब सिंपल मैंने इसके जो शो का फंक्शन है ना वो शो करवाना है, और मेरे पास क्या वैल्यू शो होती है जरा हम देखते हैं। और हमने ये कहा था कि आपने जब भी क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करना है तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और किसी थ्रू नहीं।
मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, साथ ही डॉट ऑपरेटर लगाया और उसके जितने भी पब्लिक मेथड है मुझे शो होना शुरू हो गए हैं। यानी यहाँ पे वो पब्लिक वो कंस्ट्रक्टर शो होना शुरू हो गया और यहाँ वाइड शो मैसेज शो हो गया। अब मैंने इसको कंट्रोल सेव किया और F11 के साथ मैं इसको रन करता हूँ, तो हम देखते हैं नहीं हमारी स्क्रीन पे आउटपुट क्या आती है। सो देयर वी गो, डिफॉल्ट नेम आ गया उसका और उसका रोल नंबर आ गया जी 1। ठीक हो गया। 01 हमने लिखा था, उसने 0 को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये कोई स्ट्रिंग नहीं था, इंटीजर टाइप था, तो वो उसकी अपनी एक कन्वेंशन है। अगर आप 01 करना चाह रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप आप करके तो उसको 01 कर सकते हैं। खैर वो मतलब इतनी कम्प्लेक्स चीज नहीं है। अभी हम देखते हैं कि हमने एक कंस्ट्रक्टर ऐसा बनाना है जो दूसरी टाइप का था। पहले टाइप तो हमने कहा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा ये है कि हम कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल करके हम ये कहें कि यार आप ऐसा करो, आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना कॉल करो, आप दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करो जिससे ऑब्जेक्ट भी बन जाए और मेरा जो है ना पर्टिकुलरली ये काम दूसरा भी हो जाए। अब जरा देखिएगा जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ। अब मैं यहाँ पे आके एक पहले हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, अब मैं कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर जो है उसको डिफाइन करने लगा हूँ। कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर से क्या मुराद है, उसके नाम से ज़ाहिर है कि जी इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास होंगे। वो 1 पैरामीटर होगा, वो 2 होंगे, वो 3 होंगे, वो 4 होंगे, वो 12 होंगे, वो आपकी मर्जी है जितने भी पैरामीटर हो। पैरामीटर इज लाइक इनपुट, आपने चलने के लिए उसको इनपुट देनी है, इनपुट देंगे तो उसकी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब देखें जी यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास किए, इसको मैंने बोल दिया n और दूसरा जो पैरामीटर है उसको मैंने बोल दिया r। n stands for name, r stands for roll number, and this is a member function, special member function, not only a member function, is a special member function which has no return type and same name as its class। और अब हम देखेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे यूजर दे ना, एन में जो स्टोर हो वो वाला नाम प्रिंट होके आ जाए, जो वैल्यू यहाँ रोल नंबर में दे वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाए। अब जरा देखिएगा जी, अब मैं ये कह रहा हूँ नेम इज इक्वल टू एन, एन क्या है यहाँ पे जो यूजर वैल्यू देगा, और रोल नंबर इज इक्वल टू आ क्या है जो यूजर हमारे पास यहाँ पे इनपुट देगा। अब देखिएगा जी जरा, अब मैजिकल थिंग हैपन होगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे सेम कोड है, कुछ भी नहीं चेंज कर रहा, मैं S1 को 2 पैरामीटर पास करने लगा हूं। 2 पैरामीटर क्या पास करूंगा, पहले पैरामीटर में तो स्ट्रिंग है, ठीक हो गया जी, और दूसरे पैरामीटर में हमने कोई इंटीजर पास करना है, तो इंटीजर मैं इसको बोल रहा हूँ जी 12। अब देखें बस मैंने क्या किया है, मैंने ब्रैकेट का इजाफा किया और उसमें 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं, और ये वही डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पे की हुई है। ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मतलब जो डेफिनेशन आपने ऊपर की होगी वही पैरामीटर पास करने हैं, और जिस नंबर पे जैसे पैरामीटर दिए हुए हैं वैसे ही देने हैं। मतलब अगर पहले स्ट्रिंग आ रही है तो आपने पहले स्ट्रिंग ही देनी है, ऐसा नहीं है कि पहले आप रोल नंबर दें फिर स्ट्रिंग दें। इन तरतीब को भी मतलब आपने मलहूज़े खातर रखना है, अंडर कंसिडरेशन रखना है। अब जरा देखिएगा जी, मैं इसको रन करता हूँ, वही जो सेम पीस ऑफ कोड था जो डिफॉल्ट और 1 शो करवा रहा था, अब हमें अजीम और 12 शो करवा रहा है। There is a difference between a non-parameterized constructor or a default constructor and a parameterized constructor। 2 किस्म के हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। तो आज के लिए बस यही इतना सा ही काम था। मैं मजीद काम आपको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा खदशा आया कि यार आप लोग वो चीज़ें सारी पहले देख लें ताकि हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों को डिस्कस करने में हमें कोई हेजिटेशन ना हो। तो अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको हम जो है ना इस पर अकोमोडेट करेंगे या उसको मैं भी आंसर करूँगा।